अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फरीहा, फरीहा कहाँ हो तुम भाई? कहाँ रखी है मेरी जुराबें? मुझे मिल नहीं रही। मैं उस सुबह भी नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी जब इदरीस की कुरख्त आवाज़ सुनकर मेरी जान जल के रह गई। मैंने चिमटा वहीं पटका और तन फन करती इदरीस के सर पे पहुंच गई। क्या मुसीबत है? पता भी है मैं किचन में नाश्ता बना रही हूँ, फिर भी मुझे परेशान करना ज़रूरी है। जितनी ज़ुबान की ताकत लगाकर चीख चीख के मुझे बुला रहे हो ना, उतनी ज़रा आंखें इस्तेमाल कर लो। अपनी चीज़ें खुद क्यों नहीं संभाल कर रखते? क्या मैं नौकरानी हूँ तुम्हारी? मैंने गुस्से से घूरते हुए उन्हें खूब जी भर के सुनाए। ये जो आज के शोहर है ना, इनकी माँ ने इनकी ट्रेनिंग ही यूं की है कि बीवी को पाँव की जूती बना के रखो। अपने सारे के सारे काम इस एक औरत के सर पे थोप दो। आखिर इसको ब्याह के किस लिए लाया गया है? यही हाल इदरीस का था। सुबह जाते हुए भी फरीहा फरीहा, दफ्तर से आते ही फरीहा फरीहा। मजाल है हिलकर खुद से अपना एक काम कर ले ये मर्द। मर्दों को शौक होता है औरतों को पाँव की जूती बनाने का। हर वक्त उन्हें भगाए रखो, हर काम औरत ही करे। और जब तक इन शोहरों की एक दफा दिन में क्लास ना ले ली जाए, इनकी अकल ठिकाने आती भी नहीं। अब मेरे कड़े तेवर और माथे के बल देखकर घबरा के इदरीस ने अलमारी की दराज खोली। सामने ही जुराबें पड़ी थी। उसके चेहरे पर छाई हुई शर्मिंदगी देखकर मेरे गुस्से में कई गुना इजाफा हो गया। किचन से भी कुछ जलने की बू आने लगी। कुछ कहे बिना जोर जोर से पाँव पटकती मैं किचन में आई। अब खुद ही खाएगा जला हुआ पराठा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि किचन की गर्मी मजीद बर्दाश्त करूं। मैंने वही जला हुआ पराठा और साथ फ्राई अंडा उसके आगे रख दिया। गुस्से में चाय में चीनी डालते हुए 1 चम्मच चीनी भी बढ़ा दी थी कि आइंदा मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश नहीं करेगा। जब मैं ध्यान से एक काम कर रही हूँ तो मुझे आवाज़ें दे देकर परेशान करना इदरीस को बहुत पसंद था और अब उसे सबक सिखाना ज़रूरी था। और इदरीस को तो मेरा एहसानमंद होना ही चाहिए था कि गुस्से के बावजूद भी मैंने उसे नाश्ता दे दिया, वरना गुस्से में मुझसे किसी भलाई की उम्मीद ही फजूल थी। मेरी जगह कोई और बीवी होती तो कमरे में जाके मुंह सर लपेट कर बिस्तर पे पड़ जाती और मुझे उल्टा इन्हीं की खिदमतें करनी पड़ती हैं। लेकिन उन्होंने बजाय एहसान मानने के मुंह बनाते हुए नाश्ता किया। मुझे भी उनका सड़ा हुआ मुंह देखने का कोई शौक नहीं था, लिहाजा मैं भी अपने कमरे में बाकी मांदा नींद पूरी करने आ गई। सारे ज़माने को तंग करने और सताने के लिए मेरा ही वजूद मिला है। मेरी आंखों में जाने कहाँ से ढेर सारा पानी उतर आया। इदरीस कितने बेमुरवत हैं, खुद ही अकेले अकेले नाश्ता कर लिया, मुझे झूठे मुँह पूछा तक नहीं, हालांकि इतनी भूख लग रही थी। गुस्से में तो मेरी भूख और भी बढ़ जाती है। मगर मजाल है जो इदरीस ने प्यार से कभी साथ बिठाकर नाश्ता करने को कहा हो, उनकी बला से मैं भूखी मरूं। खुद गर्ज ना हो तो बंदे की शक्ल बेशक अच्छी ना हो पर रवैये तो अच्छे हों। और मैं कहाँ इस इदरीस से शादी करने को मरी जा रही थी। मैं तो शादी से पहले ही इस रिश्ते पे राजी नहीं थी। एक तो इतनी वाजबी शक्ल और ऊपर से इतनी कम तनख्वाह। इनकी तस्वीर देखकर और हालात जानने के बाद मेरा आइडियल धड़ाम से गिरा और चकनाचूर हो गया। मैं जो ख़ानदान की हसीनो जमील हूर शमाइल तसव्वुर की जाती थी, कॉलेज और स्कूल के ज़माने में भी लड़कियां मेरी खूबसूरती के गुण गाया करती थी। ख़ानदान भर में कोई लड़की मुझ जैसे हुस्न की मालिक न थी और ना ही मेरी सहेलियों में कोई मेरे मुकाबले की थी। और कॉलेज में मेरी बेहतरीन दोस्त जुबारिया, जो खुद आम शक्लो सूरत की मालिक थी, मेरे हुस्न से इस कदर मुतासिर थी। मेरे हाथ पकड़ के हमेशा यही कहती, कितने नाजुक हाथ हैं तुम्हारे, जैसे कभी काम ही ना किया हो। अरे यार, तुम्हें तो कोई ऐसा शहजादा मिलना चाहिए जो ज़मीन पर तुम्हें पाँव भी ना धरने दे। और कहाँ जुबारिया की सोच कि मुझे कोई शहजादा मिलना चाहिए, और कहाँ इदरीस की शक्ल तो किसी शहजादे के दरबान जैसी भी ना थी। और चलो शक्लो सूरत ना सही, रहन सहन या जेब भी शहजादों की सी होती, मगर यहाँ तो हर हाल में बस गुजारा ही था। किसी बैंक में हाल ही में एक आम से कैशियर की नौकरी मिली थी मौसूफ को। ये इंसान तो किसी तौर भी मेरे ख्वाबों का शहजादा न था। इदरीस 3 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनसे छोटी मारिया और सबसे छोटा फरहान, जो कि दोनों कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते थे। तो दूसरी तरफ मैं थी, 5 बहनों में सबसे बड़ी। भाई हमारा कोई था नहीं। वालिदैन को भी जल्दी थी 5 बेटियों के फर्ज से जल्द अज जल्द सुबकदोश होने की। ऐसे में घर बैठे मेरे लिए इदरीस का रिश्ता आना उन्हें कोई गैबी मदद ही लगा। मैं हरगिज़ तैयार न थी इस शादी पर, लेकिन अम्मा के मजबूर करने पर, क्योंकि पीछे 5 बहनों की फौज मौजूद थी, मुझे कड़वा घूंट पीना पड़ा। और इदरीस तो इदरीस, उसकी अम्मा मेरी सास साहिबा इतनी बातूनी थी कि उनसे बातों में तो कोई जीत ही नहीं सकता था। न जाने बचपन में उनके अम्मा बाबा ने उन्हें क्या खिलाया था कि उनकी ज़ुबान और दिमाग
आज भी अच्छों को मात दे सकता था। अपनी 5 तरह की बीमारियां तो वो उंगलियों पर गिनकर आने जाने वालों को सुनाकर खूब हमदर्दी बटोरा करती थी। नज़र की कमजोरी, ब्लड प्रेशर का मसला, शुगर का मसला, जोड़ों का दर्द, कमर के मोहरों का फासला और सबसे बढ़कर याददाश्त की कमजोरी। मगर उनकी बातें सुनकर तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता था कि उन्हें याददाश्त की कमजोरी जैसा कोई आर्जा लाहक हो सकता है। मुझे तो शादी के कुछ दिनों बाद से ही उन्होंने जिद करके छोड़ दिया। हर चीज़ में हिदायत, हर चीज़ में रोक टोक, कोई और तो उन्हें कुछ कहता नहीं था। उनका पूरा ख़ानदान बहुत पढ़ा लिखा और बड़े अच्छे ओहदों पर फाइज था, इसलिए कौन बैठकर उनकी फालतू बातें सुनता। बच्चे ही थे जिनके आते ही वो फिर से अपनी पूरे दिन की बीमारियों और तकालीफ का रोना रोती। ये और बात थी कि मुझे उनके ये सारे ओछे हथकंडे बहुत शुरू से ही समझ आने लगे थे। और ये दूसरी बात कि उनके घर में कोई उनके सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं कर सकता था। ये तो मेरी ही किस्मत ख़राब थी जो ऐसे जाहिल घराने की बहू बन गई। कोई मेरी मर्जी पूछता तो ये नौबत कभी ना आती। शादी के दूसरे दिन मुझे पास बिठाकर लेक्चर देने लगी। हमारी रवायात ये हैं, हमारा ख़ानदान ऐसा है, वैसा है। मैं दिल ही दिल में जल के रह गई। मुझे तो पहले ही ये ख़ानदान कोई ऐसा वैसा ही लगता था। हमारे घर में ये होता है, यूँ होता है, यूँ नहीं होता। गर्ज उनकी बातों से मुझे उनका ख़ानदान और उनका घराना कम से कम इस दुनिया का तो नहीं लगा। मैंने भी झट कह दिया, आपके आबाओ अजदाद क्या मरीख से आए थे? बड़ी भी हैरान परेशान इदरीस का मुंह देखने लगी। इससे पहले कि इदरीस मुझे सरजनिश करते, मैं तो सर दर्द का बहाना बनाकर वहाँ से उठ गई। वो दिन गया और आज का। बड़ी बी ने दोबारा कभी अपनी ख़ानदानी रवायात का तज़किरा मेरे सामने नहीं छेड़ा। इदरीस और उनकी अम्मा दोनों खाने के मामले में बेहद चटोरे हैं। जेब में पैसे हो ना हो, महीने के आखिर में चाहे एक पाई बचे ना बचे, खाने उनके लिए आलीशान पकने चाहिए। मैं तो कहती हूँ उन्हें किसी बावर्ची ख़ानदान की लड़की से शादी करनी चाहिए थी जो उनको नित नए खाने पका पका कर खिलाती रहती। शादी के बाद ले देकर वही एक सदियों पुरानी रस्म निभाई गई कि लड़की स्वीट डिश बनाकर किचन के दोज़ख में जाने का दरवाज़ा खोले। इस रस्म की मेरी सास ने शादी के महीने भर बाद ही गर्दान शुरू कर दी। मैं तो इतनी जल्दी इस दोज़ख में जाने की रवादार नहीं थी। मैं तो हूँ ही इतनी नाजुक। मेके में तो कभी काम करके ना दिया था। माचिस भी जला लेती तो हफ्तों छींके आती रहती थी। लिहाजा सास साहिबा जिस दिन को भी स्वीट डिश बनाने के लिए सेलेक्ट करती, मैं उस दिन सुबह से ही तबीयत की खराबी का ढंढोरा पीट देती। नतीजतन सास साहिबा किसी और दिन पर उठा रखती, लेकिन मैं भी अपने नाम की एक थी। उस दिन फिर कोई ना कोई बहाना बना लेती। इसी तरह करते करते मैंने तकरीबन कोई 3 महीने बाद स्वीट डिश बनाई। और उस स्वीट डिश की कहानी भी अजीब है। ये मेरे ससुराल ही की रवायत है कि हर अच्छी भली सीधी सादी बात को अजीब और पेचीदा तरीन बना दिया जाए। ये उन्हीं लोगों का खासा है। मैं मासूम कहाँ उनके दरमियान फंस गई। तो हुआ यूँ कि मैंने सोचा स्वीट डिश ही बनानी है तो खीर बना लेती हूँ। बाजार में आसानी से दस्तयाब पैकेट लिया, आसानी से खीर बन जाएगी। आखिर हमारी सहूलत के लिए ही तो पैकेट तैयार किए जाते हैं। वक्त और मेहनत दोनों की बचत हो जाएगी। मगर सास साहिबा भला मेरा भला होते देख सकती थी। फौरन मेरा खून जलाने को तैयार बैठी थी। उन्होंने ये किस्सा छेड़ दिया कि खीर घर पर बनेगी और बहू अकेले ही घरेलू तरीके से बगैर पैकेट के बनाएगी। भला ये भी कोई तुक है? बोली, इसी से तो सुघड़ापे का पता चलेगा। अरे ऐसा सुघड़ापा गया भाड़ में जिससे बंदे की जान आधी रह जाए। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो अपनी सास का बदला मुझसे लेने पर तुली हुई हैं। अगर उनके ज़माने में ये सहूलियात नहीं थी तो इसमें भला मेरा क्या कसूर था? मगर मैं भी मैं हूँ। इदरीस से खीर का पैकेट चोरी छुपे मंगवाया। 15 मिनट में मज़ेदार खीर तैयार करके सास साहिबा के हजूर पेश कर दी। उनको अलबत्ता यही बताया कि मैंने घर पे ही चावलों से जंग करके खीर बनाई है। ज़माने भर की घाघ बड़ी भी को मैंने आसानी से इसलिए ज़ेर कर लिया क्योंकि वो ज़्यादातर अपने कमरे ही में रहती थी। उनका कमरा किचन से काफ़ी फासले पर भी था और ये कामयाबी इदरीस के ताउन के बगैर मुमकिन भी ना थी। भाभी उफ, मारिया की आवाज़ मेरे कानों के पर्दे फाड़े दे रही थी। इतनी ज़ोर ज़ोर से भाभी पुकारती है कि दरो दीवार लरज़ उठते हैं। मारिया को हमेशा मुझसे ऐसे ही वक्त पे काम होता जब मेरा आराम का वक्त होता। क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आराम से बात नहीं होती? किसी के आराम का तो तुम लोग को वैसे ही ख्याल नहीं। मैंने उसे लताड़ा। वो मैं बाजार गई थी, अपने लिए सूट लिया, सोचा आपके लिए भी ले लूँ। लॉन के सूटों पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। उसने लाइट ग्रे कलर का एक सूट मेरी तरफ बढ़ाया। हाँ ठीक है, मैंने यूँ लिया गोया उस पर एहसान किया हो, क्योंकि उसकी एहसान मंद तो मैं नहीं हो सकती थी। तभी मेरी नज़र उसके सूट पर पड़ी। मरून कलर का खूबसूरत सा सूट उसने शायद अपने ही लिए लिया था। वैसे तो ग्रे रंग भी अच्छा था, लेकिन मरून जो उसने लिया था
वो तो मेरे दिल को भा गया। अपने लिए तो तुमने इतना अच्छा कलर लिया और मेरे लिए ये गधे का रंग ही रह गया था। मैं ना इस किस्म के बुढ़ों वाले रंग नहीं पहनती। खैर अब तो तुम ले आई हो तो ऐसे करो, ये सूट तुम मेरी तरफ से रख लो, अपने लिए तोहफा समझो मेरी तरफ से। मैंने वो सूट वहीं फेंका और रोब जमाती दनाती हुई अपने कमरे में चल दी। देखा कैसे शेर को सवा शेर बन के दिखाया। दिल ही दिल में मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर बहुत खुश थी। दरअसल 2-3 दिन पहले ही मारिया ने मुझसे मेरी लिपस्टिक मांगी थी। वैसे तो मुझे अपने मेकअप की या ऐसे ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें किसी को भी देना पसंद ना था। मैंने तो कभी अपनी चीज़ अपनी बहनों से भी शेयर ना की थी। जानती थी वो संभाल कर नहीं रख पाएगी, फूहड़ जो ठहरी। लेकिन उस दिन मैं न जाने किस मूड में थी कि अपनी लिपस्टिक उसे पकड़ा दी। ये भी ना सोचा कि नई नवेली इतनी महंगी ब्रांडेड लिपस्टिक है। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब मारिया ने मुझे लिपस्टिक वापस पकड़ाई तो उसका मुंह अच्छा खासा ऊपर से खराब हो चुका था। मारिया के हाथों में तो वैसे ही सुराख थे। 2-3 दफ़ा लिपस्टिक नीचे गिरी तो उसकी सारी शेप खराब हो गई। उसे देखकर मेरा जो हाल हुआ वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरा फेवरेट कलर, इतना महंगा ब्रांड, मैंने कितने दिन पैसे जमा करके ये लिपस्टिक खरीदी थी। मारिया तो सॉरी कह के चल दी और आज शायद ये सूट भी मेरे लिए उसके खुमियाजे के तौर पे लाई थी। मगर मैं दिल ही दिल में तहैया कर चुकी थी कि अब इसे सीधे सीधे सबक पढ़ा दूंगी। ना ये मेरी चीज़ों पे नज़र रखने की कोशिश करे, ना मुझे इसकी तरफ से कुछ चाहिए। और आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से मारिया को ज़िंदगी का एक अहम सबक पढ़ा दिया था। मैं बहुत मुतमईन अपने कमरे में वापस आई थी। और फिर ये अगले दिन की बात होगी। मैं किचन में खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी। भाभी आज तो कबाब खाने का दिल चाह रहा है। मेरा देवर फरहान जो सदा का चटोरा था, मुझे किचन में मसरूफ़ देखकर राले टपकाता पहुंच गया मेरे सर पर। बात सुनो, ये इस तरह की फरमाइशें अपनी होने वाली बीवी से ही करना। मैंने आज तक इद्रीस की फरमाइश पूरी नहीं की तो तुम्हारी किस तरह कर सकती हूँ। करेले बना रही हूँ, आज वही खाने पड़ेंगे। अरे भाई, मेरी जुबान तो सच कहने से नहीं चूकती। सच कहती हूँ, बुरा लगे या भला, जो पका है वही खाना पड़ेगा। अरे भाभी, काश अपनी ये सच बोलने वाली जुबान ही पका लेती। कम से कम सलावातें तो ना सुननी पड़ती आपसे। ये कहकर फरहान रुका नहीं। जानता था रुक गया तो मैं ऐसी सुनाती कि खड़े खड़े दांतों तले पसीना आ जाता। बदतमीज, बद तहजीब, जाने माँ बाप ने क्या तरबियत की है। मैंने भी इद्रीस से शिकायत करके डांट ना पड़वाई तो फरीहा नाम नहीं मेरा। एक तो सुबह से काम कर करके मेरी कमर अकड़ गई, ऊपर से इनकी फरमाइशें खत्म नहीं होती। मारिया के काम ही कितने हैं। सुबह झाड़ू पोंछे के बाद कॉलेज चली जाती है, वापस आकर उसने दोपहर की रोटी डालनी है, फिर शाम की चाय के बाद रात की सिर्फ कुछ रोटियां ही तो पकानी होती हैं। इसके अलावा और काम ही क्या है उसका। बाकी काम तो मैं ही करती हूँ। सारा दिन मासियों के सर पे खड़े होकर उनसे काम करवाना पड़े तो इन्हें पता चले, जोड़ जोड़ हिल जाता है। ऊपर से मासी के नखरे अलग बर्दाश्त करो। मगर किसी को मेरी क्या फिक्र। इतनी मुसीबतों के बाद गुर्बत का रोना रो रो कर एक मासी क्या लगवा दी, गोया एहसान किया मेरी ज़ात पर। अजीब ही लोग हैं भाई। मारिया को आराम करते देख के मुझे अपनी बहनें बहुत शिद्दत से याद आती। बेहद सुघड़ और सलीकामंद, मेरी शादी के बाद नहायत कमाल खूबी से घर की जिम्मेदारियां संभाल रही थी। और शादी के बाद ही क्या, शादी से पहले भी सारा काम मेरी बहनें ही देखा करती थी। भाई मेरी जिंदगी में करने को और भी बहुत से काम थे और अब इस बेहिस नंद के साथ रहकर मुझे अपनी बहनों की कदर हुई थी। इसलिए जब भी मैं के जाती उन पांचों के लिए कुछ ना कुछ लेकर ही जाती। इसी बहाने वो भी खुश हो जाती। लेकिन मैं इद्रीस को पता नहीं लगने देती थी। काम खा उनके ताने कौन सुने। आज डिनर पर राहिल के घर वाले आ रहे हैं, तुम अच्छी सी डिशेस बना लेना। सुबह ऑफिस जाते हुए इद्रीस ने मुझे बताया ये लोग मारिया के सिलसिले में आ रहे हैं। आना जाना इनका काफी दिनों से था। दोनों जानिब से रजामंदी का इजहार हो चुका था। आज बात तय करने आ रहे थे। भाई जिसके रिश्ते के लिए आ रहे हैं ये सब काम उसे करना चाहिए। मैं कोई किसी की नौकरानी तो नहीं हूँ। इद्रीस ने जब मुझे डिशेस तैयार करने का कहा तो मेरे सर से लगी और पैर पे बुझी। देखो मारिया इतना अच्छा खाना नहीं पका सकेगी और बाजार का खाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये तुम्हारा मुझ पे एहसान ही होगा। इद्रीस तो अपने रोने सुनाकर दफ्तर चला गया। गुस्सा मुझे बहुत आया क्योंकि जानती थी मारिया तो आज सारा दिन अपना हुस्न चमकाने में मसरूफ रहेगी। वालिदा मोहतरमा तो है ही 4-5 बीमारियों की इकलौती मरीज़ा, लिहाजा ले देकर मैं ही रह जाती हूँ किचन की गर्मी में झुलसने के लिए। लेकिन मेरे इस जरखेज दिमाग ने एक तरकीब सोच ही ली। मैंने चिकन कढ़ाई तो सख्त गर्मी के आलम में जलते भुनते दिन में ही तैयार करके रख दी। कबाब जो कुछ दिन पहले मेरी सास और मारिया ने मिलकर बनाए थे वो फ्रीजर से निकाले और तल लिए। दिल ही दिल में 10,000 कोसों से मारिया को नवाजते हुए सलाद और रायता भी बना लिया। फिर खासुल खास डिश की तैयारी में मसरूफ हो गई। राहिल और उसके घर वाले जब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो तमाम डिशेस के साथ वो खास डिश भी मैंने पेश कर दी। राहिल को देख देख कर मुझे होल उठ रहे थे। कमबख्त
था भी बेहद स्मार्ट। कहाँ राहेल, कहाँ मारिया, बिल्कुल इदरीस की हम शक्ल। मुझे अपनी बहनों की मोहनी सूरतें याद आ गई, लेकिन मैं ठंडी सांस भरने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। बहरहाल मैंने ख़ास तौर पर वो डिश अपने दाएं जानिब बैठी मारिया की मुतवक्किल नंद की जानिब बढ़ाई। मुतवक्किल नंद यानी शाहीना ने हैरत से पूछा, ये क्या है? ओह, ये बिरयानी है, चिकन बिरयानी। मारिया ने खुद अपने हाथों से आप लोगों के लिए बनाई है। मैंने उस मलगूबे को प्लेट में डालकर सरगोशी में शाहीना से कहा। मैंने इतनी आहिस्ता आवाज़ में कहा था कि उसके अलावा कोई ना सुन सका। मैंने जानबूझकर बिरयानी को ज़्यादा दम दिया था। चावल बैठ गए थे, यूँ लगता था आपस में जफियाँ डाल रखी हूँ। बिलाशुबा कोई भी इस नमूना चीज़ को बिरयानी का नाम नहीं दे सकता था। मैंने फातिहाना नज़रों से अपनी इजाद को देखा और दिल ही दिल में उसका नाम चिकन लई तजवीज़ कर दिया। शाहीना के चेहरे के जाविये देखकर मेरी सारे दिन की थकन दूर हो गई। दिल ही दिल में मारिया को दी जाने वाली शिकस्त से मैं बहुत पुरसकून हो गई थी। सब ने चिकन कढ़ाई और कबाब बड़े मज़े लेकर खाए। चिकन लई को तो किसी ने छुआ तक नहीं। मुरव्वत में किसी ने यह भी ना पूछा कि ये किसने बनाई है। मैंने उसका जिक्र गोल करके बाकी दोनों डिशेस पर अपना लेबल चिस्पा कर दिया। इदरीस और उनकी वालिदा मोहतरमा मुझे घूरते जा रहे थे, मगर मैं उनके घूरने की परवाह ही कहाँ करती थी। मैं तो दिल ही दिल में ये सोच सोच के खुश हो रही थी कि जब शाहीना घर जाकर मारिया के सुघड़ावे के किस्से अपने घर वालों को बताएगी तो कौन ऐसी फुहड़ लड़की से अपने इतने हसीनो जमील बेटे का रिश्ता करेगा। मगर हमेशा की तरह यहाँ भी मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ और जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी वो हो गया। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से अपनी मेहनतों को रायगा जाते देखा। अगले ही हफ्ते राहिल के घर वाले शादी की तारीख लेने आ गए, साथ ही मारिया को अंगूठी भी पहना कर चले गए, जबकि मैं अपनी हसरतों के मज़ार पे तन्हा रह गई। इतना खूबसूरत और हैंडसम मर्द इस आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की को मिल गया, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी और यूं मारिया भी ब्याह कर अपने घर चली गई। मैं भी हालात और ससुराल से लड़ते लड़ते 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जब फरहान की शादी का शोर डला, उसके लिए लड़कियों की तलाश शुरू हो गई। बिलाखिर मेरे मशवरे पर ही मेरी सास ने एक इंतहाई आम शक्ल सूरत की लड़की का इंतखाब कर लिया। मैं चाहती भी नहीं थी कि फरहान की बीवी मुझसे खूबसूरत हो। आम सी शक्ल की मालिका, न रंग न रूप, सांवला रंग, दरमियाना कद, मेरे बराबर खड़ी होती तो नजर ही ना आती। गर्ज उसके आने से मेरे हुस्न में मजीद 4 चांद लग गए। और उधर फरहान, जब से उसकी शादी हुई, बेवजह ही ऊंची हवाओं में उड़ने लगा। हालांकि आयशा मेरी देवरानी कोई खास शक्ल सूरत की ना थी। अगर कोई हसीन लड़की होती तो जाने फरहान का क्या होता, मगर आम शक्ल सूरत की, आम से घराने से ताल्लुक रखने वाली ये आयशा थी भला की चलाक और ज़हीन। आते ही सास साहिबा को काबू करने की तरकीबें लड़ाने लगी। लाइए अम्मा, मैं सब्जी काट देती हूँ। सास साहिबा सब्जी बनाने में मसरूफ थी। जब आयशा ने उनसे कहा प्याज आलू कटवाने हो, मटर छीलने हो या कुछ कद्दूकश करना हो, मैं ये सारे काम सास साहिबा से ही करवाती थी। फारिग तो बैठे रहती थी। अच्छा है बैठे बैठे थोड़ा काम ही कर लें, इस तरह उनकी हड्डियों पर लगा जंग ही उतर जाएगा कि आयशा साहिबा अपने नंबर बढ़ाने आ गई। अरे रहने दो बेटी, अभी तो तुम्हारी शादी को 15 दिन हुए हैं, अभी से काम को हाथ ना लगाओ। सास साहिबा दूध की जली थी, लिहाजा छाछ भी फूंक कर पी रही थी। आयशा को तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए था कि उसकी आमद से कबल ही सास साहिबा के सारे कसबल मैंने निकाल दिए थे, लेकिन वो तो उनकी आदतें और भी बिगाड़ने में मसरूफ हो गई। मुझसे फारिग नहीं बैठा जाता अम्मा, मैं बोर हो गई हूँ, लाएं मुझे दे दे, आप थक गई होंगी, आराम करें। ये कहकर आयशा ने उनके हाथ से छुरी और सब्जी की बास्केट ले ली और मैं अपना सर पकड़ के रह गई। उफ, कितनी ड्रामेबाज निकली ये लड़की। हमें तो ऐसे चौंचले नहीं आते, हम तो सीधे साधे हैं भाई, जो दिल में है वही मुंह में। इस लड़की ने तो आते ही मेरे दिमाग की चोले हिला दी थी। कितना सादा समझी थी मैं इसे। अभी शादी को सिर्फ 15 दिन हुए थे और हर कोई आयशा के गुण गाता फिर रहा था। काश मैंने भी ऐसे ड्रामे सीखे होते, लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है। मुझे तो बस इदरीस से गर्ज है, जो मेरी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं लेते। आहिस्ता आहिस्ता आयशा ने सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए। हाँ भाई, उसे आदत होगी अपने मेके में काम करने की। मैं तो अपने मेके में हिलकर पानी भी नहीं पीती थी, सारा काम अपनी छोटी बहनों से करवाती थी। खास कर मुझसे छोटी अरीना, मेरी प्यारी बहन, मेरा हर काम खुशी खुशी करती थी। और आयशा बेगम ने अपने जौहर दिखाने को काम वाली रानी के साथ मिलकर घर को फिर से चमकाना शुरू कर दिया। शुक्र है मुझे इस मामले में उसने तंग नहीं किया। मेरा कुछ करने का मूड होता तो उठकर देख लेती, वरना इदरीस के दफ्तर और बच्चों के स्कूल जाने के बाद आराम से दोबारा अपने बिस्तर में आ घुसती। भाई आयशा जो थी अब हर काम करने को। सुनो फरीहा, वो नबील जब से इंग्लैंड से आया है उससे मुलाकात नहीं हुई।
मैं सोच रहा हूँ उसकी दावत ना कर दूं। इदरीस ने डरते डरते मुझसे पूछा। नबील इदरीस का मामूजात था, मुझे भला उसकी दावत पे क्या एतराज हो सकता था। इदरीस के अलावा इसके तमाम रिश्तेदार ही अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, अच्छे ओहदों पे फाइज थे, अच्छी कोठियों बंगलों में रहते थे। एक यही गरीब घराना था जो मेरे पल्ले पड़ गया। ये इदरीस तो कुछ ज्यादा ही डरने लगे हैं मुझसे। मैंने उनकी बात के जवाब में महज सर हिला दिया। मेरा दिमाग रिडार की तरह घूमने लगा। फिर अचानक एक सिग्नल पर जा ठहरा था और वो सिग्नल था मेरी बहन अरीना। नबील हर लिहाज से अच्छा और मुहज्जब तालीम याफ्ता नौजवान है। उसने बहुत जल्द इंग्लैंड से वापस आकर अपना कारोबार भी सेट कर लिया था। अब उसके घर वालों को उसके लिए लड़की की तलाश थी और मेरे ख्याल में नबील के लिए अरीना से बेहतर और कोई लड़की हो ही नहीं सकती थी। खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सलीकामंद, सुघड़, गर्ज, हर लिहाज से आइडियल मेरी बहन। नबील की पूरी फैमिली इससे कबल इंग्लैंड में ही थी, लेकिन अब वो मुस्तकिल यहीं सेट हो चुके थे। जो भी लड़की उस घराने की बहू बनेगी वो बहुत ही खुश नसीब होगी और मैं इस चांस को मिस नहीं करना चाहती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि अरीना ही उस घर की बहू बने। इदरीस, आप इस इतवार को ही नबील की फैमिली को दावत पर बुला लें। मैं अरीना को भी बुलवा लूँगी, लेकिन अभी आप इस बात का किसी से जिक्र मत कीजिएगा। मैंने ऑर्डर देने के बाद तंबीह की। वो भी मेरी बात समझ के। एक यही तो वाहिद खूबी है उनमें कि वो हर बात जल्द समझ जाते हैं और बहस नहीं करते। हाँ, अरीना अच्छी लड़की है। उन्होंने सर हिलाया और दिन रात मेरे जहन में बस यही बात गर्दिश करने लगी कि किसी तरह वो लोग अरीना को पसंद कर लें। मैं ना सही मगर मेरी बहन ही चलो किसी ऊंचे घराने में ब्याही जाए। लेकिन ना जाने इस बात की भुनक आयशा के कानों में कैसे पड़ गई। जिस दिन नबील की फैमिली इनवाइटेड थी उसी दिन आयशा ने अपनी बहन ज़ैनब को भी बुलवा लिया। यकीनन वो भी इस चांस को मिस नहीं करना चाहती थी। मैं तो उस लड़की की चालाकियों पर और अक्ल पर हैरान ही रह गई। लेकिन खुशी तो मुझे ये देखकर हुई कि आयशा की बहन ज़ैनब में ऐसे गुण कहीं भी ना थे जो मेरी बहन अरीना में थे। अरीना उसके मुकाबले में नुमाया नजर आने वाली लड़की थी। कहाँ मेरी खूबसूरत सी धीमे लहजे में बात करने वाली क्यूट सी बहन और कहाँ आम से नकूश वाली छोटे से कद वाली ज़ैनब। उसके किसी अंदाज से सलीका खूबसूरती नहीं झलकती थी, जबकि अरीना तो बचपन से ही इतनी प्यारी थी कि राह चलते लोग रुक कर उसे प्यार करते थे। बहरहाल मैं हर लिहाज से मुतमईन थी कि नबील और उसके घर वाले अरीना को ही पसंद करेंगे, और हुआ भी यही। नबील की अम्मी और बहनें अरीना को देख के मुस्कुराती रहीं और आपस में एक दूसरे को मायने खेज इशारे भी करती रहीं, जो मेरी जीरक निगाहों से छुपे ना रह सके। जाते वक्त ख़ास तौर पर नबील की अम्मी ने अरीना के सर पे हाथ फेरा, उसे दुआओं से नवाजा और ज़ैनब को लिफ्ट ही ना करवाई। अरीना के तासरात से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि उसे भी नबील पसंद आया है और वो इस सूरत हाल में बेहद खुश भी है। मेरे दिल में ढेरों इत्मीनान उतर आया और आयशा की बुझी बुझी सूरत देखकर मैं बहुत खुश भी थी। कैसे मुझसे मुकाबला करने चली थी और कैसे मैंने इसकी रस्सी के कस बल निकाले। अपने हालिया मंसूबे की कामयाबी पर मैं दिल ही दिल में बहुत मुतमईन थी और आगे क्या करना है इस पे गौर खोज कर रही थी। अगले दिन की बात है, काम वगैरह देखने के बाद मैं अपने कमरे में आराम की गर्ज से जा रही थी कि सास साहिबा के कमरे से आती हुई आवाज़ों को सुनकर रुक गई। अंदर यकीनन गोल में इस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और मौज़ूए गुफ्तगू भी यकीनन मैं और मेरी बुराइयां ही होंगी, इसीलिए मैं गुफ्तगू सुनने लगी। मेरी सास साहिबा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। अरीना अच्छी लड़की है, मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन इसका क्या भरोसा है तो वो भी फरीहा की बहन। जब हम फरीहा को देखने गए थे तो वो भी मासूम और भोली भाली ही लगती थी, लेकिन असलियत तो हम पर बाद में खुली ना। सास साहिबा की आवाज़ सुनकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे बम ब्लास्ट हो गया हो मेरे पास। फिर अम्मा, आपने मुमानी जान को क्या जवाब दिया? इदरीस ने पूछा। अरे बेटा, जवाब क्या देना था, उन्होंने अरीना को पसंद किया था और मुझसे उसके बारे में राय ली थी। मैंने अरीना के बारे में जो भी सही समझा बता दिया। बहुत प्यारी सलीकामंद बच्ची है, लेकिन बेटा बुरा ना मानना, मैंने साथ ही तुम्हारी बीवी की आदतों के बारे में भी बता दिया ताकि कल कला को हमें ना इल्ज़ाम दें। हर बात से आगाह कर दूं, क्या खबर कल को वो क्या गुल खिलाए। आखिर वो फरीहा की ही बहन है, कुछ ना कुछ असर तो होगा ही उसका। जैसी कोको वैसे बच्चे। और फिर मेरी भाभी वैसे भी बहुत सीधी है, सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, जहाँ ना रिश्तों की सियासतें ना साजिशें। कैसे कल को अरीना की साजिशों का मुकाबला कर सकेंगी। सास साहिबा की जुबान अंगारे बरसा रही थी। और क्या इदरीस भाई, हैं तो वो इस घर की बड़ी बहू और हमारी बड़ी भाभी, मगर उनकी वजह से घर की फिजा में हमेशा एक टेंशन रहती है। हम तो आपसे भी कुछ नहीं कहते कि आप खुद उनसे डरते हैं। आखिर कब ठीक होंगी वो? हम सबको तो यूं भी जूते की नोक पे रखती हैं। और दूसरी तरफ आयशा भाभी हैं, कितनी अपनाइयत है उनके अंदाज में। मैं तो चाहती हूँ कि नबील भाई की शादी ज़ैनब से हो जाए,
تاکہ ان کا گھر جہنم بننے کی بجائے جنت کا نمونہ لگنے لگے۔ ماریا کی بات سن کر مجھے چکر آنے لگے۔ میرے بارے میں یہ رائے ہے ان سب کی، مجھے آج پتا چلا۔ ادریس بھائی، آپ کو علم نہیں، جب راحل کے گھر والے آئے تو بھابھی نے کیسی کیسی چالیں نہ چلی۔ یہ تو مجھے بعد میں میری نند شاہینہ نے بتایا کہ بھائی تمہاری بھابھی بڑی ہوشیار ہے، عجیب سے احساس برتری میں مبتلا ہے، ہر وقت سازشیں اور چالیں ہی بنتی رہتی ہے۔ مجھے تو بہت خوف آتا ہے اس سے، تم بھی ذرا بچ کے ہی رہنا۔ وہ نہیں چاہتی تھی تمہارا اور راحل کا رشتہ ہو، تبھی تمہارے بارے میں ہمیں الٹی پلٹی باتیں بتایا کرتی تھی۔ سچ کہوں تو ایک دفعہ تو ہم نے بھی اپنا ذہن بدل لیا تھا کہ تمہارا رشتہ نہیں مانتے، مگر پھر راحل کے جن جاننے والوں نے تمہارا رشتہ بتایا تھا انہوں نے تم لوگ کی بہت تعریفیں کی۔ ساتھ ہی ساتھ فریحہ کی طبیعت کے بارے میں بھی انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ بہت حسد خور اور احساس کمتری میں مبتلا ہے، کسی اور کو کچھ اچھا ملے یہ وہ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے ماریا کے لیے آنے والے اچھے رشتوں کی راہ میں وہ پہلے بھی روڑے اٹکا چکی ہے۔ آپ اس کی باتوں پہ بالکل بھی نہ کان دھریے گا۔ بھابھی ہمیں پسند نہیں کرتی یہ تو میں جانتی تھی، لیکن جس دن مجھے شاہینہ کے منہ سے بھابھی کی یہ ساری حرکتیں پتہ چلی مجھے بہت دکھ ہوا۔ نہ جانے کیوں بھابھی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سے بدلے لیتے لیتے بھابھی نے اپنا ہی کردار مسخ کر دیا ہے۔ ماریا ادریس کو میرے خلاف بھڑکا رہی تھی، تبھی میری ساس کی آواز آئی، ادریس بیٹا، عائشہ کے لیے تو میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اس نے اتنے تھوڑے سے دنوں میں میری اتنی خدمت کی ہے، اس لیے میں نے بھی بھابھی سے کہہ دیا ہے کہ وہ زینب کے بارے میں سوچیں، وہ بھی عائشہ ہی کی طرح اچھی عادتوں کی مالک ہوگی۔ بھابھی بھی اپنے گھر والوں سے زینب کے بارے میں بات کرنے کا کہہ گئی ہیں۔ ان سب کی آوازیں میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میں بمشکل اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھانے لگی۔ ان باتوں نے آج مجھے آئینہ دکھایا تھا۔ یہ سچ ہے، میں نے ادریس کے گھر والوں کو کبھی بھی نہیں اپنا سمجھا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سب سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ ساس کو اگر ماں نہیں تو ساس ہی سمجھ کر اس کی عزت ہی کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن بری تو میں تھی نا، میری بہن تو نہیں، اسے کس جرم کی سزا مل رہی تھی؟ وہ تو اخلاق میں بھی مجھ سے بہت اچھی تھی، اور بعض اوقات ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ ہم اپنی نظر میں پرفیکٹ ہوتے ہیں، جب کوئی ہماری ذات کے سامنے آئینہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، خود کو برہنہ اس آئینے میں دیکھ کر ہم شرم کے مارے زمین میں گڑ جاتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی حالت ہو رہی تھی اس وقت میری۔ یہ سوچتے ہوئے میں اپنے من بھر کے قدم اٹھانے ہی لگی تھی کہ ادریس کا جملہ میرے کانوں میں پڑا، چلے امی، پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، میری تو وہ بیوی ہے، میں تو اس کے ساتھ زندگی گزار ہی لوں گا۔ یہاں تو لوگوں کو 5 بوہیں بھی ایسی ملتی ہیں کہ بڑھاپے میں ان کو پوچھتی نہیں، وہ بیچارے بڑھاپے کی بے بسی میں اپنے لیے موت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ کی اگر بڑی بہو بد دماغ، بدتمیز اور بد زبان ہے تو بھی کم سے کم چھوٹی تو بہت حساس، فرما بردار اور خدمت گزار ہے۔